Hello everyone, welcome to my channel Mean Study. My name is Harmeet Singh. So today I discuss the next topic of macroeconomics, that is problem of deficit demand. इससे पहले मैंने प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड की एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारा आपको अंडरस्टैंड कराया है, बेसिक से अंडरस्टैंड करवाया है आपको एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप पहले वो वीडियो जरूर देखें, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लीज आप उसको जरूर चेक कीजिए। सो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड। हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा डेफिसिट डिमांड की क्या मीनिंग है, डेफिसिट डिमांड के क्या रीजंस है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और डिफ्लेशनरी गैप में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आप जरूर एंड तक इस वीडियो को देखना। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। ओके, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सो फर्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड। देखिए हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है +2 कॉमर्स के लिए, जो हमारे सेकेंड टर्म के पेपर आ रहे हैं उनमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड। एक्सेस डिमांड का मीनिंग क्या है कि अगर हमारी डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है तो वो क्या है, एक्सेस डिमांड। लेकिन अगर हमारी डिमांड जो कि एग्रीगेट सप्लाई से कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट डिमांड। सो उससे क्या अराइज होता है, डिफ्लेशनरी गैप। ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, आप एज इट इज इसको नोट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। सो देखिए, इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एडी इज लेस देन द एएस। When AD stand for aggregate demand, when aggregate demand is less than from aggregate supply corresponding to full employment level of output in the economy। ठीक है, सो ये आपकी डेफिनेशन है, आप इसको एज इट इज ही नोट कर सकते हैं, एज इट इज इसको पेपर में आप लिख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज डेफिसिट डिमांड और अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफ्लेशनरी गैप तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं हमारे डिफ्लेशनरी गैप की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर डेफिसिट डिमांड होती है हमारी इकोनॉमी में तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि अगर एक्सेस डिमांड है तो एक्सेस डिमांड से क्या होता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर डेफिसिट डिमांड है तो उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं डिफ्लेशनरी गैप। सो डिफ्लेशनरी गैप क्या है कि अगर हम जो हमारी प्लैनेट डिमांड है, प्लैनेट डिमांड से अगर हमारी एक्चुअल डिमांड जो वो क्या है, कम हो रही है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि एक गैप अराइज होगा जिसको हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। सो अब देखिए, ये मैंने एक डायग्राम बनाई है। वाई एक्सिस में देखिए, एक्स एक्सिस में इनका एम्प्लॉयमेंट आउटपुट आप कुछ भी लिख सकते हैं और वाई एक्सिस में मैंने बनाया है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। आपको पता है कि एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है वो 0 से स्टार्ट होता है और होता है, और एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड हमेशा यहां से स्टार्ट होगी, कभी भी 0 नहीं होगी। सो ये जो मैंने पहली कर्व बनाई है ये एग्रीगेट डिमांड की है और ये कौन सी डिमांड है, प्लैनेट। ओके, अब हम क्या किस बारे में बात कर रहे हैं, डेफिसिट डिमांड में। डेफिसिट डिमांड का मतलब डिमांड का कम हो जाना। किससे कम हो जाना, एग्रीगेट सप्लाई से। अब मैं एक न्यू कर्व ड्रॉ करूंगा, वो क्या होगा, एक्चुअल डिमांड कर्व। सो दैट इज AD1 एंड एक्चुअल डिमांड कर्व। सो देखिए, पहले हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो यहां पे था, यहां से मैंने y ड्रॉ किया। अब हमारा एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बना है, वो यहां पे बना है। आपको पता है ना, इक्विलिब्रियम लेवल होता है जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। वो पॉइंट क्या होता है, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये देखिए, पहले यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा था, ये ई पॉइंट मैंने बना दिया। अब सेकंड जो इंटरसेक्शन हो रही है वो यहां पे हो रही है। सो यहां से देखिए, इसको मैं नीचे तक ड्रॉ करूंगा तो एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या हो गया, आपका कम हो गया। सो
इतना जो गैप आ रहा है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। होप आपको क्लियर है अच्छे से। डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है कि पहले देखिए हमारे एम्प्लॉयमेंट का लेवल ये था, अब हमारे एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या हो गया है, कम हो गया है, बिकॉज इकोनॉमी में डिमांड नहीं है। इकोनॉमी की डिमांड कम होने से क्या होगा, हमारे इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा, हमारी आउटपुट पे। और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, पहला पॉइंट जो इंटरसेक्शन हुआ था ई पॉइंट पे जो है मैंने वो ड्रॉ किया, और वाई से देखो अगर डिफ्लेशनरी गैप आता है तो वाई से क्या होती है, हमारा इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट क्या होती है, कम हो जाती है। सो इसका मतलब क्या है वो मैं आपको आगे कॉन्सिक्वेंसेस में डिटेल्स में बताऊंगा। प्लीज आप इसको अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। अगर हमारी सोसाइटी में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी में, वो हम इन पॉइंट्स में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पाइलिंग अप ऑफ स्टॉक। देखिए स्टॉक हमारे पास बहुत ज्यादा है, डेफिशिएंट डिमांड होने के कारण हमारा जो स्टॉक है वो सेल नहीं हो पा रहा। बिना सेल के हम क्या कर रहे हैं कि हम स्टॉक का कलेक्शन बढ़ा रहे हैं। सेल नहीं है, सेल कम है, हमारा जो स्टॉक की कलेक्शन है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिसके कारण हमें क्या होता है, लॉस होता है। बिकॉज ऑफ अगर हमारे वेयर हाउस में सामान पड़ा है तो उसको काफी तरह के लॉस है। सो सेकंड पॉइंट इज रिड्यूस प्रोडक्शन। अगर देखिए मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि हमारे पास पहले ही स्टॉक बहुत ज्यादा है, वो हमारा सेल नहीं हो पा रहा, तो हम आगे प्रोडक्शन क्यों करेंगे। सो इससे क्या होगा कि अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड कम है, तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपनी प्रोडक्शन को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। जितनी वो पहले प्रोडक्शन करते हैं उससे पहले ज्यादा करते थे, अब डिमांड कम होने के कारण उनकी प्रोडक्शन क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस प्रोडक्शन से क्या होता है, जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, प्लैनेट एग्रीगेट सप्लाई भी कम हो जाती है। ओके, थर्ड पॉइंट इज लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉल। देखिए थर्ड हमारा इम्पैक्ट क्या पड़ता है डेफिशिएंट डिमांड का, कि इनकम्स हैं जो पीपल्स की वो कम हो जाती है और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी कम हो जाता है। देखिए पहले हम ज्यादा प्रोडक्शन करते थे, ज्यादा मार्केट में सप्लाई करते थे, हम ज्यादा पर्सन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब हमारी प्रोडक्शन रिड्यूस हो चुकी है, आउटपुट रिड्यूस हो चुकी है, अब हम ज्यादा लोगों को काम नहीं दे पा रहे, हम पहले से हम एम्प्लॉयमेंट कम कर रहे हैं। देखिए अगर हमने सोचा है कि हम ज्यादा प्रोडक्शन करनी है, ज्यादा आउटपुट करनी है, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा लेबर लगाएंगे, ज्यादा वर्कर्स लगाएंगे, तभी हमारी प्रोडक्शन ज्यादा होगी। लेकिन अब हम इसके ऑपोजिट चल रहे हैं, अब हम सोसाइटी में डिमांड कम होने की वजह से अपनी आउटपुट को रिड्यूस कर रहे हैं। तो रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने अपने वर्कर भी रिड्यूस किए, हमने अपने एम्प्लॉयज भी रिड्यूस किए, जिसके कारण क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो फॉल हो जाता है इकोनॉमी में। अगर देखिए कि एम्प्लॉयमेंट फॉल हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो रही है, उससे इनकम भी क्या हो रही है, फॉल हो रही है। क्योंकि हम जहां पे क्या कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जहां पे हम एम्प्लॉयमेंट लेवल और इनकम लेवल किसका देख रहे हैं, होल इकोनॉमी का, पूरे देश का देख रहे हैं। हम जहां पे इनकम एक पर्सन की नहीं देख रहे, हम पूरी कंट्री की इनकम देख रहे हैं, नेशनल इनकम को देख रहे हैं। अगर काफी लोगों को काम रोजगार उनका नहीं मिल पा रहा, तो उससे क्या होगा कि उनकी इनकम बंद हो जाएगी। अगर उनकी इनकम बंद हो गई है तो उसका इफेक्ट हमारी नेशनल इनकम पे पड़ेगा, और हमारी नेशनल इनकम भी क्या होगी, फॉल होगी। सो दैट इज द पॉइंट, लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉल बिकॉज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इसका नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि अनएम्प्लॉयमेंट राइज होती है, और अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी है, इनवॉलेंट्री। मतलब कि लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा। लोग फैक्ट्रीज में काम करना चाहते हैं, वर्कर्स फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं, लेकिन फैक्ट्रीज में क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन आउटपुट कम है, इसलिए उनको रिक्वायरमेंट नहीं है मोर एम्प्लॉयज की, इसलिए उन्होंने अपने वर्कर्स को क्या किया हुआ है, उनको अनएम्प्लॉय कर दिया है। सो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो रही है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। लास्ट आता है रिसेशन इन इकोनॉमी। देखिए ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है हमारी इकोनॉमी में
कि हमारी इकोनॉमी में क्या आ जाती है, रिसेशन पीरियड आ जाता है, जिसको हम मंदी का दौर बोलते हैं। हमारी इकोनॉमी में मंदी आ जाती है, क्यों? क्योंकि देखो एक तो क्या प्रॉब्लम है कि जो भी हमारी इकोनॉमी है, जो भी हमारी पब्लिक है, उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो डिमांड कम कर रहे हैं। डिमांड कम कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आउटपुट कम कर रहे हैं। अगर वो आउटपुट कम कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट का लेवल डिक्रीज कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट का लेवल डिक्रीज हो रहा है तो उससे क्या होगा, हमारी नेशनल इनकम भी डाउन जा रही है, नेशनल इनकम भी फॉल हो रही है। अगर इतना सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो उससे क्या हमारी इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारी इकोनॉमी में रिसेशन का पीरियड आ जाता है, जिसको हम मंदी का दौर बोलते हैं। सो ये सारे मैंने आपको करवाए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। होप आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। देखिए सिंपल है कि अगर पहले आपको एक्सेस डिमांड के कॉजेज याद है तो सिंपली उनका अपोजिट कर देना है आपको डेफिशिएंट डिमांड के कॉजेज में। सो फर्स्ट पॉइंट इज डिक्रीज इन मनी सप्लाई। देखिए पहला कारण क्या है कि क्यों सोसाइटी में डिमांड कम है, मनी सप्लाई का डिक्रीज होने के कारण। बिकॉज अगर पब्लिक के पास पैसा कम होगा, अगर पब्लिक की जेब में पैसा कम है तो वो क्या करेंगे, कम डिमांड करेंगे, कम एक्सपेंडिचर करेंगे। सो उससे क्या होगा, हमारी जो डिमांड है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेकेंड इज डिक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ड्यू टू डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो सिंपल है कि अगर एक पर्सन है, उन्होंने अपना एक्सपेंडिचर कम कर लिए है, वो सेव ज्यादा कर रहे हैं, तो उससे भी क्या होगा कि डेफिशिएंट डिमांड में इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक पर्सन है ए, उसका नेम ए है, अज्यूम कीजिए कि वो पहले अपनी इनकम का 90% क्या करता था, कंज्यूम करता था। सो 10% उसने क्या किया, सेव किया। लेकिन अब वो क्या कर रहा है कि वो 80% कंज्यूम कर रहा है और 20% सेव कर रहा है। तो उससे क्या हुआ कि उसने अपना कंजम्पशन क्या किया, डिक्रीज कर लिया और सेविंग इंक्रीज कर ली। कंजम्पशन उसका डिक्रीज हो गया, पहले वो 90% के अकॉर्डिंग क्या करता था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता था, मींस कि उसकी डिमांड ज्यादा थी। लेकिन अब वो 80% से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है तो उसकी डिमांड क्या हो गई, पहले से कम हो गई। सो दैट इज द पॉइंट, डिक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर सारे कंज्यूमर अपनी डिमांड, अपनी इनकम का जो एक्सपेंडिचर है वो कम कर लेंगे, उनका जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो उनकी वो डिमांड है, उनकी जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। सो थर्ड पॉइंट इज डिक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड। अगर हम जो सामान इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर बेच रहे हैं, बाहर सेल कर रहे हैं, अगर बाहर से डिमांड कम हो रही है तो यहाँ पे इंडिया की डिमांड में भी उसका इफेक्ट पड़ेगा कि इंडिया की डिमांड, इंडिया में जो कैपिटल गुड्स की, इन्वेस्टमेंट की डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। लास्ट पॉइंट इज डिक्रीज इन डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल गुड्स। देखिए मैंने आपको पहले बताया था जब हमने कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े थे कि डेफिशिएंट डिमांड का मेन इफेक्ट क्या है कि रिड्यूस आउटपुट, आउटपुट रिड्यूस हो जाती है। आउटपुट रिड्यूस होने के कारण क्या होता है कि इन्वेस्ट कम हो जाता है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है और कैपिटल गुड्स की जो डिमांड है वो भी कम हो जाती है। लोग ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, प्रोडक्शन पहले से कम हो जाती है, कैपिटल गुड्स, स्टॉक, रॉ मटेरियल की डिमांड भी कम हो जाती है। सो ओवरऑल इसका हमारी इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ता है कि जो ओवरऑल हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है। सो ये मैंने आपको सारे कॉजेज बताए हैं डेफिशिएंट डिमांड के। सो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ भी दोबारा समझना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। होप आपको सारी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।